आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसल वावडा एक मरतबा फिर मंजर आम पर आए हैं और जाहिर है फैसल वावडा मंजर आम पर आए, माइक देख ले और बेकाबू ना हो, ये तो हो नहीं सकता। लंबी लंबी बातें, बड़े बड़े दावे एक मरतबा फिर उन्होंने किए हैं। काम की बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हाथों डैम के इफ्तिताह का बाकायदा ऐलान फरमा दिया है। उन्होंने बताया कि साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिताह में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा होंगे, मगर किस हैसियत में? साकिब निसार ने कौन सा अपने घर की तमाम चीज़ें बेच करके और डैम बनाया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक सियासतदान है, साकिब निसार दूसरे सियासतदान है, रिटायर हो गए हैं, बस इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उनको इतनी उजरत देना ये किस कैपेसिटी में, समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, फैसल वावडा ने जो तमाम तो खैर नहीं, मुझ जैसे बेकार आदमी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है। एक और उन्होंने हाँ की है, बेपर की, फरमा रहे हैं मैंने सबकी सियासत की कब्र पर झंडा गाड़ दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपना घर बेच के ये डैम बनवा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम पर एहसानात तो ऐसे जतलाए जा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ कर डाला हो, जबकि 9 महीने की कारकर्दगी 0/0 है। तब्दीली अगर आई है तो सिर्फ इस माने में कि वजीर दिफा जो खुद अपना दिफा करने में नाकाम है, मुल्क का दिफा तो छोड़िए, उनके भाई को भी वजीर बना डाला गया है। गई भैंस पानी में, जाओ ले लो तब्दीली। एक और तब्दीली आई है कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ जो है वह बदउनवानी की तहकीकात बंद कर दी गई हैं। सही है। इससे पहले फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ वो सबूत अचानक मिलते मिलते बंद हो गए थे, वो भी ठीक था। अब अगर उनके खिलाफ सबूत मिली है तो फिर हुकूमत कहां चल पाएगी? बात ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कौम को सरप्राइज दिया, कह रही हैं कि वज़ीर आज़म चंद दिनों में खुशखबरी सुनाने वाले हैं। उस पर मेरे मुंह से निकल रहा है फिर एक और खुशखबरी। इससे पहले जो खुशखबरी है उन्होंने सुनाई वो कब पूरी हुई? पहले उन्होंने कहा था कि जी तेल निकलने वाला है, अवाम का तेल निकल गया, समंदर में से तेल नहीं निकला। उन्होंने कहा था मईशत स्टेबल हो जाएगी, एक आम आदमी जो उनके आने से पहले स्टेबल था वो डिस्टेबलाइज हो गया। सब उल्टा ही चल रहा है। हुकूमत ने अलबत्ता अवाम पर एक एहसान जरूर फरमाया कि कल जो 14 रुपए इजाफे की खबर आई थी पेट्रोलियम मसनूआत में, शायद रिपरकशंस का अंदाजा हो गया या वल्लाह आलम, अभी थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाया गया है और उसके बाद फिर मजीद छुरियां तेज करके हम पर आजमाई जाएंगी। अभी फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा है वो कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया है। लेकिन इस दौरान में अगर हम सिर्फ सरकार की बात करें तो नाइंसाफ़ी होगी। थोड़ा सा भुट्टो वालों की भी खबर ले लेते हैं। सिंध के पैरिस की हालत मजीद पतली हो गई है। रतो डेरों में मजीद 15 अफराद में एड्स के संगीन मर्ज की तशखीस हो गई है। सरकारी डॉक्टर एड्स की अफजाइश का जिम्मेदार निकला। लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर को उसकी ताजपोशी कब होगी, उसको जलसों में इनाम इकराम से कब नवाजा जाएगा? क्योंकि रिवायत रही है कि जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसकी ताजपोशी कर दी जाती है। याद होगा शर्जील इनाम मेमन को जब गिरफ्तारी हुई थी, जब वो कितने अरब रुपए, 6 अरब रुपए मेरे ख्याल है, या 4.25 अरब रुपए, आई एम नॉट श्योर, उसका इल्ज़ाम लगा था, तो उनकी ताजपोशी सरकार ने, सिंध सरकार ने फरमाई थी। इस डॉक्टर की किस्मत में ताजपोशी का दिन देखना कब लिखा है, ये पूछेंगे हमारे आज के मेहमान से। सिंध सरकार को अलबत्ता कोई जल्दी नहीं पड़ी है। 1500 लोगों में एड्स फैल जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। गुड गवर्नेंस का सफ़र जारी रहना चाहिए। बिलावल साहब हुकूमत को ललकारने में लगे हुए, सिंध के अपने तौर पर इंचार्ज अपनी गुड गवर्नेंस में मगन है। रत्तो डेरो जो मेरे ख्याल है यहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है कि वीज़ा लेना पड़े, लेकिन टीम अगले हफ्ते जाएगी। ताहम खुशी की खबर यह है कि भुट्टो अब तक जिंदा है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान इंसाफ से, गुल मोहम्मद जाकरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और राना अरशद साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर में जाऊँगा महमूद मौलवी साहब के पास। सर, फैसल वावडा साहब का इलाज अगर आप लोग नहीं कर सकते तो एक दफ़ा मेरे हवाले कर दिए। यहाँ तो अच्छा खासा आदमी 2-3 सवालों में पागल हो जाता है। नहीं, देखें, फैसल वावडा साहब जो है ना, वो बेसिकली जो कह रहे हैं, अब उसकी तशरीह तो मेरे ख्याल से वो खुद ही करेंगे, या तो आपके प्रोग्राम में बैठ के करें या किसी और चैनल मेरे प्रोग्राम में तो वो बैठ क्या खड़े भी नहीं हो सकते। मेरे प्रोग्राम में मुझ जैसे नायल आदमी के प्रोग्राम में वो क्यों आएंगे? क्योंकि उनको पता है तो सब कुछ लूट लेगा। वो तो वहां जाएंगे जहां फुल टॉस दिया जाता है। आज आपने देखा नहीं, आरिफ अलवी साहब भी इंटरव्यू दे रहे थे। नहीं, देखें, वो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि देखें कि हर आदमी अलग अलग नौयत के बॉल खेलता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, मैं उनके जो बॉल है मैं नहीं खेलना चाहूँगा,
क्योंकि वो खुद करा रहे हैं तो वो खुद ही खेलेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये एहसान क्यों जतला रहे हैं कि डैम बना दिए गए, अपने घर बार बेच करके बना रहे हैं, ये क्या मामला क्या? और चीफ जस्टिस साहब, एक चीफ जस्टिस क्या लेने देना, तू कौन मैं खामखा, उनको बुलाने की क्या जरूरत थी? देखिए उनकी क्या कुर्बानी है इसकी मैं आपको एक बात कहूंगा। देखिए साबिक चीफ जस्टिस ने, देखिए एक तो ये हमें मानना पड़ेगा कि एक चीज की बुनियाद तो उन्होंने रखी ना, शुरू की सियासत की आप नहीं कहें, मगर डैम की बुनियाद। देखिए डैम का अनाउंसमेंट करके और उन्होंने ये फंड कायम किया। इसमें तो देखिए जहां क्रेडिट देना पड़ेगा वहां हम क्रेडिट देंगे, जहां नहीं देना है भले हम खामोश हो जाए या नेगेटिव बात ना करें। मेरा कहना यह है कि इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरू की, और देखिए डैम इस मुल्क के लिए अच्छा है और अवाम के लिए अच्छा है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं अच्छा है कि अवाम के ऊपर तवा आजमाई ना की जाए, अवाम का खून ना पिया जाए, अवाम को महंगाई की चक्की में ना पीसा जाए। ये सब किसी ने नहीं बताया कि ये सब बातें भी अच्छी होती हैं। एक ही अच्छाई बताई है किसी ने? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जो भी हम कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं, आने वाला वक्त दिखाएगा। मूड अच्छा लग रहा है आपका, आप लतीफे सुनाने के मूड में। लेकिन आपको उससे पहले मैं एक संगीन लतीफा सुनाऊं, गुल मोहम्मद अखरानी साहब और राना मोहम्मद अरशद साहब, सर आप दोनों से मैं इल्तमास करूंगा जरा तवज्जो से सुनिएगा। जावेद मियांदाद साहब का एक छोटा सा साउंड बाइट है, अपने पीर और मुर्शिद के बारे में वो किन अल्फाज में तहनीयत का इजहार कर रहे हैं, जरा पहले मुलाहिजा कीजिए फिर बात करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब तक ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट और स्पोर्ट चल रही थी, हम कितनी जगह वर्ल्ड चैंपियन थे और कितने अच्छे थे। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, भाई आपने खुद ये खेली है, तुमने इंग्लैंड में काउंटी नहीं खेली। आज काउंटी में पैसा नहीं मिलता, हम पागल के बच्चे थे वहां खेलते जाके, क्यों कि पैसे की वजह से खेल रहे थे। और पैसे की वजह से मेरी औलाद को मैंने क्रिकेट नहीं खिलाई, मैंने उनको पढ़ाया, क्योंकि मेरे पास सोर्सेस थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इमरान खान कि तुम स्पोर्ट को, और बल्कि मैं आज हूं, मेरे पास हो, मैं गवर्नमेंट में, खुदा की मैं पूरी पाकिस्तान की जितनी भी हैं प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, गवर्नमेंट, सबको मैं कहता आप स्पोर्ट की, क्योंकि 15, 20, 25, 30 आदमी रखने से मैं कहता हूं 300 खानदान पल जाते हैं। आप अभी मांगने जा रहे हैं, झोले मांग रहे हैं लोगों से, कोई दे नहीं रहा। आप राना अरशद साहब, ये फुल टॉस आपके नसीब की है। सर ये मुझे बताइएगा, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जब तक खुद खेल रहे थे तब तक सब जायज था, अब चूंकि दूसरों के नसीब में तो इसलिए उनकी रोजी रोटी छीन लूं। लेकिन आपके ख्याल में इमरान खान साहब ये सब कुछ क्यों सोचेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब जब क्रिकेट ग्राउंड में दाखिल हुए तो उन्होंने माजिद खान की कुर्बानी दी, बलि चढ़ा दी उनकी, उसके बाद फिर उनका करियर जो है माशाल्लाह परवान चढ़ा, अल्लाह नजर बस से बचाया, फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप लाया, वो वर्ल्ड कप ही गले पड़ गया हमारे। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो मीडिया जो तब्दीली को आगे आगे उसके सफर के और रक्स करता हुआ, भंगड़े पाता हुआ उसको तब्दीली को, आपको बाहर करके तब्दीली को लेके आया, उन मीडिया वालों की विकटें लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आपके ख्याल में सर ये सफर कितना मुश्किल, कितना आसान था? जावेद मियांदाद का शिकवा कितना नाजायज है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। मैं नूरुल आरिफ़ीन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब खान साहब खुद मैं समझता हूँ कि क्रिकेट खेलते रहे, और फिर जब वो ये कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ क्रिकेट से कमाया, और आज जो जावेद मियांदाद साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक अदारे की मजबूती, स्पोर्ट्समैन और पाकिस्तान के उस अदारे की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। तो खान साहब जब आते हैं वो अपने पुराने दोस्त एहसान मानी साहब को जनाब चेयरमैन बनाते हैं, जो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ पूरी दुनिया ने देखा। खान साहब जिद भी करते हैं, अनाड़ीपन का मुजाहरा भी करते हैं, अपनों को नवाजते भी हैं, और फिर ये कहते हैं कि कोई शोर ना मचाए, अगर शोर मचाएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो कंटेनर से नहीं उतरते। ज़ाहिर ये है आज खान साहब को डिलीवर करना है कि हाँ जो कुछ कर रहे हैं वो आवाम के लिए। आज डॉलर 143 रुपए का है तो आवाम के लिए, ताकि आवाम को रोटी कम खानी पड़े। आज ऑटो माफिया के जरिए जो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक लोकल गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए गए हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो खान साहब ने फरमाया था कि IMF से वो
सर थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, हम थोड़ा सा मौजू से भटक रहे हैं। मैं गुल मोहम्मद जाखरानी साहब को भी शरीक गुफ्तगू करूं, मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है, फिर वक्फे की तरफ जाना है। जाखरानी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब तब्दीली का ये सफर इस हद तक तो कारगर या कार खैर इसमें जरूर शामिल रहा है कि अब इस तब्दीली ने वजीर दिफा का घर जो है वो देख लिया है, और अब वजीर दिफा के बाद उनके भाई की भी लॉटरी निकल आई है, उनको भी जो है वो सूबाई वजारत जो है वो तफवीज कर दी गई है। सर ये सब कुछ तो पिछले अदवार में भी हो रहा था, आपके अदवार में भी हो रहा था, नून लीग के अदवार में भी हो रहा था। उस वक्त खान साहब को बड़ा बुरा लगता था कि जी ये अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए, माशरे तबाह हो जाते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं होता? देखिए, जो अभी 9-10 महीने अभी होने वाले हैं, इसमें जो खान साहब के गवर्नमेंट में गुल खिलाए गए हैं वो सबके सामने हैं, और जो उन्होंने वायदे किए थे और लोगों को जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, अभी लोग का तो जीना भी मुश्किल हो गया है। इतनी महंगाई है और इतनी बेरोज़गारी है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने वायदे किए थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा इस अरसे में, और उसके अलावा 50 लाख घर बना दूंगा, अभी तो लोग बेघर हैं और लोग बेरोज़गार हैं। और उसके अलावा उन्होंने ऐसा कि जैसे आपने फरमाया, वो कह रहे थे जैसे कोई फरिश्तों की गवर्नमेंट आ गई है, पहले सारे गुनहगार थे। लेकिन अभी आपने देखा उनके जो टीम में जो लोग थे, उन्होंने उसका वजीर ख़जाना असद उमर ने 9 माह के अंदर अंदर जैसे पहले कहा था आपके मीडिया चैनलों में, मैं ऐसे काम करूंगा जो लोगों के चीखें निकल जाएंगी, तो वो बिल्कुल उसने सही कहा। अभी चीखें भी निकल रही हैं, और लेकिन उसको भी फिर निकालना पड़ा। अभी मैं समझा खान साहब को आपने जो दावा किया था कि मेरे पास मुकम्मल टीम है, वो टीम भी बिल्कुल नजर नहीं आया है। अभी कोई पीपल्स पार्टी के लोग आ गए हैं और कोई मुशर्रफ के लोग आ गए हैं, इसकी टीम पता नहीं कहाँ है और कौन सी उनकी तैयारी थी। जो उन्होंने लोगों को कहा कि हम आएंगे तो हम लोगों को मसाइल हल करेंगे और IMF से हम भीख नहीं मांगेंगे। अब पूरे मसला ही तो हल कर रहे हैं ना। देखिए, एक आदमी बेरोजगार था, उसको वजारत अगर दे दी तो मसला हल नहीं हो गया उसका। जी महमूद मौलवी साहब, कितना बड़ा मसला हल हो गया वजीर दिफा के भाई का, क्या बताते हैं हम? देखें, अगर वजीर दिफा का भाई बना है, वजीरों का तो आप मुझे बताएं कि वजीर जैसे वो सर अगर एक वजीर भी बेरोजगार है तो मुल्क पे कितना वजन हो जाता है, जरा देखिए क्या फरमा रहे हैं। जी सर। भाई देखिए ना, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उनके भाई वजीर रहे, पीपल्स पार्टी में भी बहुत से लोग वजीर रहे। इसीलिए लाए थे सरकार आपको। देखिए सरकार ना, ये तो जवाब ही नहीं हुआ। नहीं देखिए, हम आपको इसीलिए लाए थे कि जो नवाज शरीफ दौर में कार्य खैर नहीं कार्य बद होता रहा, आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आपने यही सब बेचा था। नहीं, कार्य बद बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि नौकरी लोग बेरोजगार, मुझे ये पूछना है कि इस 10 महीने में कितनी सनतें बंद हुई हैं, ये तो आप बताएं ना। सनदें तो कोई बंद नहीं हुई हैं, ये उसी गवर्नमेंट के लोग हैं, ये तो नहीं है खुदा न खास्ता लोग कारोबार बंद हो रहा है। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि कारोबार को बेहतर करने के लिए। आप मुझे एक इंडस्ट्री बता दें जो कि इस 9 महीने में बंद हुई है। इंडस्ट्री गई छोड़ें, अभी क्या बिला इंडस्ट्री की छोड़ें, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ वजीर दिफा के भाई की। आप उन पे क्यों नहीं आ रहे? फैसल वावड़ा की तरह उनका भी जवाब नहीं देना? नहीं फैसल नहीं, देखिए अगर उन्होंने लगाया है तो ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा ना कि कुछ सोच समझ के लगाया है। मैं तो यही वालों का दिमाग नहीं था। सर नहीं, आज मूड अच्छा है साहब का। राना अरशद साहब। जी सर। सर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि स्टेटस को की बात करने वाले परवेज खटक साहब का पूरा खानदान, उनका भाई मिनिस्टर, वो मिनिस्टर डिफेंस है, और मेट्रो बस पेशावर लोग रो रहे हैं। हमने 90 अरब में 3 बसें चलाई, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, और ये एक बस नहीं चला रहे। बिलियन ट्रीज। भाई 8 अरब का कौम सवाल पूछती है, जवाब मांगती है, वो कहते हैं कि नहीं। परवेज खटक साहब बहुत अच्छे हैं भाई, डिफेंस का उनको फिर जो असल उनके पास डिपार्टमेंट है उसका इल्म नहीं। भाई को मिनिस्टर बनाना है, बेटों को फीमेल मेंबर्स को मेंबर बनाना है, वो उनको पता है। तकरीबन 8 से 10 लोग उनके फैमिली मेंबर हैं जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं खान साहब, आपने इत्साब कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम करें, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का इत्साब सर थोड़ा सा तवज्जो फरमाइएगा। आपने अच्छी तवज्जो मबजूल कराई मेरी एहतिसाब की तरफ। राना अरशद साहब जरा होल्ड कीजिएगा। गुल मोहम्मद जाखरानी साहब, सर एहतिसाब का ये कौन सा तरीका है कि बकौल फिरदौस आशिक आवान के मुबैना बदउनवानी की इत्तलात पर आमिर कियानी को हटाया गया, यानी मुबैना तौर पर लेन देन हुई है बड़ी ठीक ठाक किस्म की, जिसके बाद फिर अद्वियात की कीमतें बढ़ी, उसके बाद खान साहब ने नोटिस लिया और उनको फिर दाल फैन किया गया। ये मुझे बताइए, अगर एहतिसाब हो रहा है तो वो आमिर कियानी का क्यों नहीं हो रहा? अगर पैसे लूटे गए हैं तो जरदारी का ही एहतिसाब होता रहेगा।
देखो, ये तो एहसाब के नाम पे इंतकाम हो रहा है। हम एहसाब के कहते हैं कि बिल्कुल एहसाब सबका होना चाहिए और उसमें इंतकाम नहीं होना चाहिए। इसी हवाले से जैसे आपने खुद फरमाया, तो पीपल्स पार्टी के क़यादत को तो उसमें नेब में या अदालतों में जाना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो पीटीआई के लोग हैं उसमें हमारे जहांगीर तरीन साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों, महमूद खान है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन उनके लिए वो कानून नहीं है। तो ये एक इंतकामी कार्रवाई है जो किया जा रहा है। लेकिन हम जो है इस ये हथकंडों से कभी भी डरने वाले नहीं हैं। हमने हमेशा अदालतों को फेस किया है और उनमें हमेशा सुरखरू हुए हैं। अभी भी अदालतों में हम जा रहे हैं, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। और उसके अलावा इनमें ये इतना गुरूर आ गया कि वो समझते हैं कि अपोजिशन के साथ तो मुझे बात भी नहीं करनी है। हालांकि ये एक बैनुल-अक़वामी उसूल है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो मुल्क की लेवल के इशूज़ हैं, वो माशी सूरत हाल पे हों, खारजा पॉलिसी पे हों, अपोजिशन के एतमाद में लेकर आगे चलना पड़ता है। लेकिन इस गवर्नमेंट में वो सलाहियत नहीं है। इसी वजह से मुल्क तो एक दुलदुल में फंसता सर, एक छोटा सा शेर सुनिए और उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। जिसमें आपने बात की गुरूर की, हो गई है खारजा पॉलिसी सर जरा जी थोड़ा सा एक तवक्कुफ फरमाइएगा, एक शेर सुनिए उसके बाद ब्रेक पर जाते हैं। राना अरशद साहब मुस्कुराने लगे, उनको पता है कि कोई फुलटॉस आ रही है। राना साहब, आ जाओगे हालात की जद पे जो किसी दिन, आ जाओगे हालात की जद पे जो किसी दिन हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। इससे पहले जितने फिरौन आए थे वक्त ने उनकी हड्डियां तक चबा डाली। अगर किसी में गुरूर का शायबा भी है तो वो अपनी कमर मजबूत रखे। नाजरीन, ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। महमूद मौलवी साहब, एहतसाब अदालत का चौधरी बरादरान के खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात बंद करने का हुक्म, अदम शहादतों की बुनियाद पर तहकीकात बंद करने की सिफारिश की गई। कहाँ तब्दीली आई? पहले भी यही सब होता था। पहले भी हुकूमतों को गिरने से बचाने के लिए इसी तरह जोड़ तोड़ होती थी, इसी तरह झोलझाल की जाती थी। आज भी वही सब हो रहा है। पहले फिरदौस आशिक आवान को चूँकि एक मनसब से नवाजना था, इसलिए उनके खिलाफ तहकीकात बंद कर दी गई। आज पे इनके खिलाफ। तो मुशर्रफ को क्यों कोसते हैं? अगर मुशर्रफ ने इशरतुल इबाद पर तमाम तर केसेस के बावजूद उसको गवर्नरी दे दी थी, फिर वो बुरा क्यों था? आप अच्छे कैसे हैं? देखिए, मेरा कहना ये ना, बिल्कुल मैं बहुत सारी चीज़ों में, देखिए मैं जनरल बात करूँ, आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। अब अगर ये अदालतें छोड़ती चली जा रही है ना, और किसी के कहने पे, तो आपको मैं ये बताऊँ, मैं अदालत की तौहीन नहीं कर सकता हूँ, मगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें इंडिपेंडेंट, हम कहते हैं जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमारा मेरे ख्याल से स्लोगन भी है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जो भी हो, चाहे कोई भी हो, उसको कानून के कटघरे में एक ही तरफ से लेके आना चाहिए। तो हुजूर, ये तो बात मैं भी कह रहा हूँ, ये आप भी यही कह रहे हैं, मगर तो करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आपने भी हाँ में हाँ मिला अब आप मुझे बताया ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकल पार्टी जुडिशरी के ऊपर प्रिवेल नहीं करती, मेरे जहां तक नॉलेज है, ठीक है, हो सकता है मेरे नॉलेज में कोई कमी हो। अब आप मुझे बताएं ना कि हम कैसे प्रिवेल करेंगे जुडिशरी पे? देखिए, जहां हम नहीं करते हैं, अब जरदारी साहब के केस में वो कहते हैं हम जुडिशरी पे प्रिवेल कर रहे हैं। हर जगह देखिए, हर पार्टी ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब ने, देखिए ये केसेस हमने नहीं बनाया, वो भी कहते हैं जुडिशरी पे हम प्रिवेल कर रहे हैं। हम जुडिशरी पे प्रिवेल नहीं करते, मैं तो यही कहूँगा। जाखरानी साहब, सॉरी, राना मोहम्मद अरशद साहब, सर काफ लीग और उसकी क़यादत में ऐसा क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि वो हर जगह जाकर के और एमक्यूएम की तरह ठग से फिट हो जाते हैं? आप लोग भी उनको माफ़ी दे देते हैं, फिर सीने से लगा लेते हैं, बावजूद मियां नवाज शरीफ के ऐलान के कि जी किसी भी साबिक जो है वो मफरूर को हम नहीं माफ़ करेंगे। पाकिस्तान आए, सीने से लगा लिया। पीपल्स पार्टी ने कातिल लीग नाम रखा, अपने लोगों की शहादतों का जिम्मेदार ठहराया, FIR कटी, फलाना हुआ ढिकाना हुआ, उसके बावजूद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तारीख रकम हुई है। क्या कहेंगे? मैं इसमें ये अर्ज करूंगा, देखना, हम 12 अक्टूबर 1999 को बुरे थे, मियां नवाज शरीफ गिरफ्तार होता है, चौधरी बरादरान, चौधरी शहजाद साहब वज़ीर दाखिला और पंजाब के स्पीकर थे, वो बाइज़्ज़त बरी होती है, उनको कोई पूछता नहीं। काफ लीग बनती है क्योंकि ये काफ लीग बनाने वाले
और उस वक्त 2002 की कौमी असम्बली में काफ लीग और मोहतरम आजकल जो सुना है प्राइम मिनिस्टर हैं नियाजी साहब, इनकी अकलौती सीट थे, ये थे इत्तेहादी अंडर द सुपरविजन ऑफ परवेज मुशर्रफ साहब। और इनके दौर में जो कुछ हुआ, जैकबाबाद एयरबेस से लेकर जो दहशतगर्दी का वायरस, पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले, आज हकीकत में परवेज मुशर्रफ साहब का नाम और वो 9 साल की बर्बादी इमरान खान साहब की जुबान पे लफ्ज नहीं आता। वो 5 साल नून 5 साल पार्टी की बात करते हैं, आगे उनकी जुबान जो है उसको खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाता है। इशू ये है कि ये वही पुरानी टीम है जो परवेज मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम होता है। कथा कलामी की गुंजाइश निकालूंगा, ये सवाल तो मेरा था ही नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था और काफ लीग को आपने भी सीने से लगाया, चौधरी बिरादरान को प्राइम मिनिस्टर की सुपरविजन में हो रहा है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ये आशिक फरदौस साहबान सभा के केस वाइंड अप होते हैं, चौधरी बिरादरान के केस वाइंड अप होते हैं। मैं समझता हूं कि जो पार्टी और नून लीग में वो बुरा भाई इशू क्या है। अच्छा सर, ये बताइए आपने मारवी मेमन को पार्टी में क्यों लिया था? और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको ओहदों से नवाजा गया। सर गुजारे ये है जिन लोगों को जबरदस्ती धमका कर पार्टी से आगे पीछे किया गया था, वो कुछ कारकुन थे। मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। बस मैं यही एतराफ करवाना चाह रहा था। जाकरानी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, काफ लीग के खिलाफ आपने तो बाकायदा बड़ा एक शोर गुगा बुलंद किया था आपकी क़यादत ने। राना साहब जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा हुजूर। गुल मोहम्मद जाकरानी साहब, कातिल लीग, ये लीग वो लीग, सब आपकी क़यादत ने कहा। उसके बाद जैसे ही कोई गोट फंसी, आपने मुल्क की तारीख बदल दी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप रिवॉर्ड की थी आपने चौधरी बिरादरान को। क्या कहेंगे सर, मतलब आप करें तो जायज, दूसरा करे तो नाजायज? देखिए नूरुल आरिफीन साहब, मैं इसका आपको देता हूं जवाब, लेकिन एक बात का मैं आपको गुजारिश करूं कि आपने अपने इंट्रो में वो बात की थी खुसूसन लाड़काना के लिए। सर वो मेरा अगला सवाल होगा, वो मेरा अगला सवाल होगा हुजूर, मैं उसकी तरफ आऊंगा लेकिन तफसील से। वो मेरा अगला सवाल है। अच्छा ठीक है। जहां तक जो आपको इल्म में है, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और इलेक्शन के दौरान जो सियासी मुखालफिन हैं तो एक दूसरे खिलाफ जलसों में बातें भी करते हैं और अपना अपना मौक़िफ़ भी पेश करते हैं। लेकिन जब एक अवाम की तरफ मैंडेट मिलता है, जो भी पार्टियां हों, जो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तो फिर डायलॉग का रास्ता बंद नहीं होता है। हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया, ये पहले भी हमारे मुख्तलिफ, जैसे इवन राणा अरशद साहब बैठे हुए हैं, तो किसी वक्त में हमारे नून लीग के साथ भी बड़े इख्तलाफात रहे, बड़े केसेस बने हैं और ये जो सैफरमान के ज़माने में वो भुगते हैं। लेकिन आखिरकार फिर भी हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मियाँ नवाज शरीफ के साथ लंदन में बैठना पड़ा और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। तो डायलॉग के रास्ते बंद नहीं होते हैं और हमने कभी ये क्लेम भी नहीं किया। ये तो अभी जो बैठे हुए हैं नियाजी साहब या उनकी जो टीम है, उन्होंने ये दावा किया था कि एमक्यूएम वाले दहशतगर्द हैं, हम किसी भी सूरत में उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनके अलावा काफ लीग वालों को डाकू पता नहीं क्या कहा गया है। तो वो जो फरिश्ते हैं वो उन्होंने अपने जो यू टर्न लिए हैं, अभी एमक्यूएम वालों को कह रहे हैं कि वो शरीफुल नफ्स हैं, बड़े नाजुक हैं, और उनके अलावा जो काफ लीग वालों के साथ। तो मैं आपको अर्ज करूं तो ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा प्रोसेस है कि इलेक्शन के दौरान मुखालफत होती है, जलसों में अपना प्रोग्राम दिया जाता है, लेकिन भली जो मुखालिफ पार्टियां भी हैं जिनको मैंडेट मिलता है, पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो उनके साथ डायलॉग करने पड़ते हैं। और उनके अलावा सबको साथ मिलाकर के मुल्की ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें सिर्फ एक पार्टी हम दावा करें कि हम सब ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे मुल्की मामलात नहीं चलते हैं। गॉट योर पॉइंट सर। मुझे छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, लेकिन पहले मैं महमूद मौलवी साहब से जरा जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछता चलूं, आप लोगों की मालूमात में भी इजाफे का सबब बनेंगे ये। हुजूर ये बताइएगा, फिरदौस आशिक आवान साहिबा फरमाती हैं, इमरान खान ने सियालकोट के अवाम पर एहसान किया है कि हुकूमती तर्जुमानी की जिम्मेदारी सियालकोट की बेटी के सुपुर्द की है। इमरान खान चंद दिनों में बड़ी खुशखबरी देंगे। अच्छा, इमरान खान अगर उनकी रोजी का सबब बने हैं तो ये सियालकोट के अवाम पर एहसान कैसे हो गया? इससे पहले वो अपनी नशिस्त तक हार गई थी, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं है, उसके बावजूद कमेटी उन्हीं के नाम की निकल आई। ये क्या चक्कर है? और दूसरी बात, ये जो लॉलीपॉप दिया है कि इमरान खान चंद दिनों में बड़ी खुशखबरी देंगे, वो तेल भी निकलने वाला था, आवाम का निकल गया, वो समंदर में से नहीं निकला, या समंदर कहीं आगे पीछे हो गया? नहीं, देखिए तेल का तो मेरे ख्याल से आज वो लोग आए हुए हैं
तेल पे तो अल्लाह करे, मैं तो फिर यही दुआ करूंगा अल्लाह करे। सब अल्लाह करे, तो बंदा क्या कर रहा है? बंदा सिर्फ झूठ बोल रहा है, खुशखबरी बयान दाग रहा है। नहीं, मगर वो मेरे ख्याल से आज आए हुए वो बात कर रहे हैं। जहां तक दूसरी खुश नहीं, एक मिनट, लेकिन तेल निकालने जब वो आ जाए तो वजीर आजम ने उस वक्त कैसे निकलवा दिया? क्योंकि हवाई फायर करना था। नहीं, हवाई फायर नहीं, देखे जो इन्फॉर्मेशन आती गई वो इन्फॉर्मेशन आगे दे। सर, इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूं। मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के जो अंदरूनी सोर्सेज हैं, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी भी किस तरह की कोई बात नहीं की कि पेट्रोल निकलने वाला है। ये तो कोई जानता ही नहीं है। ये तो कोई सुपर टेक्निकल आदमी भी होगा, वो भी नहीं बता सकता कि यहां से तेल निकलेगा या नहीं। इमरान खान साहब बता सकते हैं। इमरान खान साहब इसलिए बता सकते हैं क्योंकि उसकी वजह जो वहां पे कंसल्टेंट वहां पे जो काम कर रहे थे वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ देखिए कुछ चीजें जो आप ये तो मानना पड़ेगा कि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के साथ जो पास इंफॉर्मेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास नहीं होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या बात हुई? उसकी वजह ये है प्राइम मिनिस्टर इज द पॉलिटिशियन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निक, मतलब देखिए क्या बात कर दी आपने? नहीं सर, झगड़ा हो जाएगा। ना सर, देखिए प्राइम मिनिस्टर अल्लामिया का होता है, उससे गलती नहीं हो सकती। नहीं, गलती तो सबसे हो सकती है। गलती किसी ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जिससे गलती नहीं होती। इनसे ज्यादा होती है सर। इनसे थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। अच्छा नाजरीन, यहाँ जाएंगे थोड़े से कमर्शियल, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो तमाम गलतियां जो हुई हुकूमत से वो सुधारेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, तहतामी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। गुल मोहम्मद जाखरानी साहब, मैंने अपने इंट्रो में लाड़काना की दिगरगू हालत का जो जिक्र फरमाया था, आप यकीनन उससे अदम इत्तेफाक का इजहार करना चाहेंगे। मौका गनीमत जानकर कोशिश कीजिए हुजूर के ये जो एड्स की अफजाइश की जिम्मेदारी एक डॉक्टर के गले आ गई है, उससे किसी तरह से मुफर किया जा सके, उसकी तरदीद फरमा सकें, क्या कहेंगे सर? जी नूर आरिफिन साहब, बिल्कुल ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो रत्तो देरों में लाड़काना में, और लेकिन उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें एक डॉक्टर है जो ख़ुद भी जहनी मरीज़ निकले हैं और वो ख़ुद भी एड्स के पेशेंट निकले हैं, जिन्होंने वो खुद को जो इंजेक्शन लगाता था, वो जो बच्चे आते थे, एक मिनट, ये सरकारी डॉक्टर है लगाता, इसी वजह जी हाँ, सरकारी डॉक्टर। तो फिर जरा एक मिनट यहाँ ब्रेक पे पाँव रखिएगा। पहले कोई किसी के इल्म में तो नहीं था सर, जरा ब्रेक पे पाँव रखिएगा। आपने मेरी रोजी का बंदोबस्त किया है। सरकारी डॉक्टर है और जहनी मरीज है, तो उसको अपॉइंट करने वाला उससे बड़ा जहनी मरीज नहीं हुआ? देख पहले ये किसी के इल्म में तो नहीं था जब इतना बड़ा वाकया हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन अभी वो गिरफ्तार है। उसके सर देखिए, मैं भी पागल हूँ, दूर से नजर आता हूँ, लोग मेरे प्रोग्राम में नहीं आते, तो वो डॉक्टर के पास कैसे जाते थे लोग? मैं आपको गुजारिश करूं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उसके बाद सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल उसने नोटिस लिया, चीफ मिनिस्टर ने, हेल्थ मिनिस्टर ने और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी सारे वहां पहुंचे हैं, और अभी उसके ऊपर एफआईआर है, वो जेल में है। एक जीआईटी भी बनाई गई है जो और ज्यादा भी जीआईटी बन गई ना, लेकिन हम इनसे ऐसे नहीं है। और उसके उधर एक कैंप भी बनाया गया जहां HY के जो डॉक्टर हैं, उनके स्पेशलिस्ट हैं, उनको बुलाया गया है। लेकिन बिल्कुल ये वाकया हुआ, मैं उसको इनकार तो नहीं करता हूं, लेकिन उसकी जो उस मामला तक गवर्नमेंट पहुंची है, वो डॉक्टर भी गिरफ्तार है। उससे क्या होता है सर? वो जो तबाही बर्बादी उसने फैला दी 15 बच्चों में, उस दिन एड्स की जरासीम की तस्दीक हुई है, उससे क्या होता है? उसको जेल भेज देने से क्या, आप अगर उसको खड़ा करके और संसार भी कर देंगे तो भी वो जो डिजास्टर है ओवरकम तो नहीं किया जा सकता किसी को। और दूसरी बात ये कि जो आप हुकूमती एश्योरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी वो उनके इलाज भी हो रहा है, लेकिन ये मामला में एड्स का इलाज अगर आप लोग कर लें तो आप लोग कर सकते, होम्योपैथिक से कर रहे होंगे मेरे ख्याल में। भी हो रही है एड्स का इलाज तो दुनिया में नहीं, आप लोग कैसे कर रहे हैं? नहीं, होम्योपैथी देखें दुनिया में नहीं, एक इनिशियल स्टेज होता है, उसमें जो डॉक्टर कहते हैं कि उनका इलाज है, जो लास्ट स्टेज में होता है तो वो उसका इलाज नहीं होता है, लेकिन कोशिश तो होती है। एक वाकया हो गया है, लेकिन जानबूझकर गवर्नमेंट ने उससे कोई उसको वो माफ नहीं किया या उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इंसिडेंट हुआ, वो गिरफ्तारी भी माफी है पाकिस्तान में। हुजूर चलिए थोड़ा सा मेरे पास वक्त कम है। महमूद मौलवी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, लाड़काना को बाकायदा पैरिश बना दिया गया है, ये मुझे बताइए हुजूर, कराची में NICVT के सिंध में सेंटर बने हुए हैं। सर जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। गुल मोहम्मद जाफरानी साहब बन रही है, कोई
जाकरानी साहब थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा हुजूर। महमूद मौलवी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, एक NICVD बनाया गया और उसके बाद उसकी इतनी प्रमोशन हुई है, नो डाउट बहुत अच्छा हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, लेकिन तमाम अमराज की दवा NICVD में नहीं मिलती। हुजूर ये मुझे बताइए, सिंध हुकूमत हर जगह जाके वादे वईद, जिए भुट्टो, कोई कुछ काम करो, कोई बात पूछो, वो आपसे कहते हैं जिए भुट्टो, उसके बाद फिर आप जाकर के सो जाएं, क्योंकि इधर आपने फिर मजीद सवाल किया तो आपसे कहेंगे आप खुदा न खास्ता तौहीन कर रहे हैं। ये मुझे बताइए सरकार कि इससे पहले नशवा वाला मामला हुआ, दारुस्सेहत को सील करने वाला मामला हुआ, बहुत ज्यादा शोर मचाया, खुद हमने भी शोर मचाया, चीफ मिनिस्टर ने जाकर के नोटिस ले लिया। जब नोटिस ले लिया का मतलब अब कुछ नहीं होना, वही हुआ, OPD को सील किया, उसके बाद आज तक सारे मामला वैसे ही चल रहे हैं। उधर से MQM ने अपनी रोजी हलाल करने की कोशिश कर दी है, इस एक मामले में भी नोटिस ले लिया। इस एक मामले का नोटिस लेना, क्या सिर्फ नोटिस लेना बनता था या कुछ और होना चाहिए था? CM को जाना चाहिए था, सेक्रेटरी हेल्थ को जाना चाहिए था, वजीर हेल्थ को जाना चाहिए था। खैर वजीर सेहत को तो कोई किसी का अच्छा भी नहीं निकाल सकता, आप जानते होंगे क्यों। देखिए मैं तो ये कहूँगा, पहली बात तो ये है ना कि मेरे भाई कह रहे थे कि हमने कमेटी बना ली, मेरे ख्याल से कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें, इनको तो टेररिज्म के कोर्ट में चलाना चाहिए, क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट में, ताकि ये तो, क्योंकि अगर नॉर्मल प्रोसीजर पे इतने लोगों का टेक्निकली कत्ल ही होगा ना। आप ये देखें ना, ये 15 लोग जो एड्स की इंजेक्शन लगा रहा है, ये तो टेररिज्म है। आप वैसे उनको गैस छोड़ें या कुछ भी करें, देखें ना ये दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं, देखें अस्पतालों की हालत सिंध की, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, जाकरानी साहब खुद वहां बैठे हैं। सिंध के अस्पतालों की हालत मेरे ख्याल से ऐसा है कि जानवर वहां पे बहुत सारे अस्पतालों में इलाज ना कराएं। आप ये भी तो देखें ना, यहाँ पे हमने एक जो अस्पताल इन्होंने बनाया है, टॉप ऑफ द लाइन जिसको कह रहे हैं, उसमें लाखों रुपए बिल्कुल खर्च हो रहे हैं। मगर हमें पहले तो ये देखना चाहिए जो छोटे अस्पताल है, जो अंदरूनी सिंध है, वहां पे हम पहले उसका इलाज करें ना। हम इधर बात करें, हम मेरे ख्याल से जो उन्होंने, एक चीज मैं उनसे अग्री करता हूं जो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के दौर में कुछ और कहते हैं, बाद में हम वो कुछ और कहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो मैं आज उनसे अग्री करूंगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। राना अरशद साहब, सर अभी महमूद मौलवी साहब ने मुझे बताया है कि सिंध के अस्पतालों में जानवर भी अपना इलाज न कराए, निकल गया है उसी मामले में। राना अरशद साहब, सर वो बता रहे हैं महमूद मौलवी साहब कि सिंध के अस्पतालों में जानवर भी अपना इलाज न कराएं, लेकिन जिस कमाल शफकत के साथ और जिस कमाल मेहरबानी के साथ पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने मियां नवाज शरीफ साहब को इलाज की पेशकश की थी, और जाहिर है मियां साहब चूंकि एक फहम रखने वाले, एक बसीरत रखने वाले सियासतदान हैं, उन्होंने अपनी विकेट सिंध में आकर के गंवाने से बजाय ये कोशिश की कि वो अपनी जान को जाने आफरीन के सुपुर्द। बहरहाल इस तरीके से तो ना करें। आपके ख्याल में ये जो मामला है सिंध की सरकारी अस्पतालों का, सिंध के मामलात का, सिंध के अफेयर्स का, इसमें वाकई इतनी संगीनी है जितनी मैं और महमूद मौलवी साहब कह रहे, या बाकी सब सेट है? मैं सिर्फ अर्ज ये करूंगा कि सिंध के हॉस्पिटल का अगर कंपैरिजन करना है तो खैबर पख्तूनख्वा से करें। वहाँ पर आप लेडी विलिंगटन जो मेन हॉस्पिटल है पेशावर का, वहाँ ना मेडिसिन है ना बेड है। फिर मुझे जो अपने पंजाब का रोना है कि आज पंजाब के अंदर किसी हॉस्पिटल में जो एमरजेंसी में मेडिसिन थी वो भी बंद हो गई है, जो टेस्ट फ्री होते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और मेरे पंजाब में तो गंदम की कटाई हो चुकी है, बारदाना नहीं दिया जा रहा। और चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि देंगे देंगे, कब देंगे? एक मौसमी असरात और गंदम और जिम्मेदार, एक यूरिया की बोरी महंगी, उसके बाद पेट्रोल तो डीजल तो महंगा होता ही रहा। लेकिन इशू ये है कि आज अगर कंपैरिजन करना है तो हेल्थ मिनिस्टर को फारिग करते हैं। मैं अभी एक मेडिकल स्टोर पे गया था, जो प्राइम मिनिस्टर नियाजी साहब ने फरमाया था विद इन 72 आवर्स, भाई अब तो 572 घंटे हो गए हैं, कीमतें वापस नहीं गई। अगर वो मिनिस्टर करप्ट था तो फिर नैब में केस क्यों नहीं गया? अगर फिरदौस अवान साहबा कहती हैं कि हमारा मिनिस्टर पेट्रोलियम जो था करप्ट था, गलत था, फिनांस मिनिस्टर गलत थे, तो फिर उनको क्यों वजारतें और दी जा रही हैं? नैब में ये केसेस क्यों नहीं जा रहे? चौरी बरादरान को रिलीफ देना और उसके बाद MKM की तारीफें करना, मैं समझता हूं कि ये मुल्क की तबाही और बर्बादी जो न्याजी साहब के हाथों में हो रही है, इसके जिम्मेदार आज न्याजी साहब हैं। जैसे IMF की टर्म एंड कंडीशन पर 500 मजीद अरब टैक्स लगाया जा रहा है, गरीब का जीना हराम हो चुका है, गैस महंगी, मेडिसिन महंगा, और उसके बाद आप ये देखें कि लोगों के अब एजुकेशन, पंजाब के अंदर एजुकेशन नहीं दी जा रही, जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की हैं, वो भी नहीं मिल रही। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि न्याजी साहब, आप शेख हफीज को अब तो कहते हैं कि वेल डन, बहुत अच्छा,
जब वो पार्टी में थे तो आप सर यहाँ आप जरदारी साहब और उनकी टीम ने मुल्क को डिफॉल्ट मार खा गए, उनके वेल्डन से आप जो है ना वो गड़बड़ा गए। वेल्डन तो उन्होंने फवाद चौधरी को भी कहा था, उसके बाद उनकी विकेट ले ली। वेल्डन तो सर छोड़ देना, मतलब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत सिंह की गजल है, यूट्यूब पे लिखिए और उसके बाद बड़ी अच्छी सी गजल सुनने के लिए मिलेगी। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। गुल मोहम्मद जाकिर, राना मोहम्मद अरशद साहब और महमूद मौलवी साहब से हम यहाँ इजहार यकजहती करते हुए और जो बाउंसर्स हमने आज उनको खिलाई हैं उस पर माजरत का इजहार किए बगैर यहाँ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।